प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का बाबा शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो सेकंड पेपर है फर्स्ट ईयर का, लोक प्रशासन फर्स्ट ईयर का प्रथम वर्ष का जो सेकंड पेपर है भारत में लोक प्रशासन के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे। आपका जो टॉपिक था भारतीय प्रशासन की विशेषताओं का, उसके अंतर्गत इससे पहले वाला का जो वीडियो था, पार्ट फर्स्ट जो वीडियो था भारतीय प्रशासन की विशेषताओं का, उसके अंतर्गत हमने भारतीय प्रशासन में आज़ादी के बाद जो भारतीय प्रशासन के स्वरूप और ढांचे में जो परिवर्तन आए, वो उन परिवर्तन के 4 मूल कारणों की हमने चर्चा की थी। जिसमें पहला कारण हमने जिसका चर्चा की थी वह यह था कि आज़ादी के बाद हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। हमारे देश के इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के प्रशासन के लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन आया। आज़ादी के बाद हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, जिससे राज्यों में संपूर्ण स्वायत्त वाली राज्य सरकारों की स्थापना हुई और जनप्रतिनिधियों की शासन में भागीदारी में वृद्धि हुई। अब हमने उसके पश्चात हमने बात की हमारे जो देश की प्रशासनिक व्यवस्था है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि हमारे देश का जो प्रशासन है विकसित प्रशासन है। वह हमारे देश का प्रशासन गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रशासन है। जो हमारे देश का प्रशासन है वो उत्तरदायी प्रशासन है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता के प्रति संसद के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी प्रशासन है हमारे देश का। और हमारे देश के प्रशासन में जो लाल फीताशाही पाई जाती है, हमारे देश की जो प्रशासन है, भारतीय प्रशासन की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे देश के प्रशासन में लाल फीताशाही पाई जाती है। हमारे देश के जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो नियमों विनियमों के पालन पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं। वे हमारे देश के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो नियमों के पालन पर अधिक जोर देते हैं। उनका यह जोर रहता है कि जो भी काम किया जाए प्रशासनिक कार्यालयों में, विभागों में जो काम किया जाए वो उसकी जो सुनिश्चित प्रक्रिया और जो उसकी प्रक्रिया उसके अनुसार ही किया जाए। और इसलिए हमारे देश के प्रशासन में प्रत्येक काम सुनिश्चित प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जाता है और उचित मार्ग से कार्य करने में ही सभी अधिकारी कर्मचारी विश्वास करते हैं। इसका परिणाम यह रहता है कि कार्य में अनावश्यक विलंब होता है और फाइलें हैं वो सुनिश्चित प्रक्रियाओं के पालन में ही इधर से उधर घूमती रहती हैं और उनके निर्णयों में और कार्य में अनावश्यक विलंब होता रहता है। तो जो लाल फीताशाही है वो हमारे प्रशासन की एक बुराई है और एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात करें तो हमारे देश के प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता पाई जाती है। हमारे देश का जो प्रशासन है, लोक प्रशासन है, वो राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होकर कार्य करता है। जो हमारे प्रशासनिक तंत्र के जो सदस्य हैं वो भारत सरकार की, देश की सरकार की जो नीतियों को बिना किसी दलीय आसक्ति या स्वयं के आग्रह की पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वित करते हैं। वो अपने विचारों में कोई परिवर्तन लाए बिना, जो उनके विचार जो हैं उन विचारों को या उनके जो दलीय आसक्ति है उसके प्रभाव में नहीं रहकर जो सरकार जिन नीतियों निर्धारित करती है उन नीतियों को वो पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वित करते हैं। सरकार की नीतियों के पालन में उनकी निष्ठा पर सरकार के परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार किसी भी दल की हो, सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, वो अपना जो सरकारी जो प्रशासन है वो अपनी सरकार द्वारा बनाई गई, जो भी सरकार हो उसके द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने के लिए कार्य करता है। प्रशासन की जो यह राजनीतिक तटस्थता है वह हमारे देश के संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है। हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा इसको निर्धारित किया गया है। हमारा जो देश का प्रशासन है उसकी एक अगली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हमारे देश का प्रशासन का जो आकार है वो बहुत बड़ा है। हमारे देश का प्रशासन का है आकार, वो विशाल आकार का प्रशासन है हमारे देश का। और इस विशाल आकार के प्रशासन का आकार काफ़ी व्यापक है और उस प्रशासन में इस बड़े आकार में एक रूपता का भी अभाव है। अगर हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी के बाद हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और अनेक रूप से नए नए विभागों का, नए नए मंत्रालयों की स्थापना हो रही है, नए नए विभागों की स्थापना हो रही है, जिसके कारण एक विशालकाय प्रशासनिक तंत्र अब विकसित होता जा रहा है। इस विशालकाय प्रशासनिक संगठन में स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य विमुखता, अधिकार वृद्धि की आकांक्षा, उत्तरदायित्व को टालने की मनोवृत्ति आदि अवगुणों का
विकास भी होता जा रहा है। तो विकास जो हमारे देश के प्रशासन का जो आकार बड़ा होता जा रहा है, विशाल आकार होता जा रहा है, उससे अनेक प्रकार की समस्याएं का भी प्रादुर्भाव होता जा रहा है, जिसके कारण प्रशासन का सफलतापूर्वक संचालन में भी कठिनाई आ रही है, कठिन होता जा रहा है। अगली विशेषता है हमारे देश के प्रशासन की कि हमारे देश का प्रशासन का जो लक्ष्य है वो सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करना है। हमारे देश में प्रशासन का लक्ष्य अब सामाजिक व आर्थिक न्याय के क्रियान्वयन, आर्थिक सामाजिक व आर्थिक न्याय को लागू करने, प्राप्त करने और उसको क्रियान्वयन से संबंधित विविध प्रकार की नीतियों को क्रियान्वित करना अब प्रशासन, हमारे देश के प्रशासन का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय व लोक कल्याण के प्रति प्रशासनिक व्यवस्था की जो प्रतिबद्धता, उसका आधार हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था ही है। सामाजिक न्याय व लोक कल्याण के प्रति हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था सजग रहे, प्रतिबद्ध रहे, वह यह जो प्रतिबद्धता है, यह प्रतिबद्धता उसे प्राप्त होती है हमारे देश के संविधान से। हमारे देश का संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक व आर्थिक न्याय को ही राज्य का आधार स्वीकार किया गया है। वहीं हमारे देश का संविधान यह कहता है कि संविधान के इन प्रावधानों द्वारा राज्य पर ही इन उद्देश्यों की पूर्ति का दायित्व सौंपा गया है। कि हमारे देश का संविधान कहता है कि जो सामाजिक व आर्थिक न्याय के जो हमारे लक्ष्य हैं हमारे देश के, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य ही कार्य करेगा, राज्य का ही ये दायित्व है। और इस राज्य के इस दायित्व को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर आ जाती है। हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था का यह दायित्व है कि वह सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राप्त करने वाली नीतियों का क्रियान्वयन सही तरह से करे और उन नीतियों को सही तरीके से लागू करे। संविधान में ही राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित कर भरसक कार्य साधक व्यवस्था करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। हमारा संविधान राज्य से अपेक्षा करता है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के लिए और वो लोक कल्याण को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशासन अपना पूरा प्रयास करेगा, प्रशासन निरंतर प्रयास करेगा। राज्य द्वारा यह किए जाने वाले जो ये प्रयास हैं ये जब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक कि समाज के पिछड़े व कमज़ोर वर्गों की सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए हर प्रकार के शोषण से उनकी मुक्ति के कारगर प्रयत्न नहीं किए जाते हैं। जब तक हमारे देश का जो समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है, कमज़ोर वर्ग है, उनकी सामाजिक व आर्थिक उन्नति नहीं होती है तब तक, और जब तक उनको किसी प्रकार के शोषण से उनकी मुक्ति नहीं होती है तब तक इन प्रयास को हम सफल नहीं कह सकते। संविधान ने यह व्यवस्था की है कि राज्य है, जो सरकार है, वो जनता के दुर्बल निम्नतर वर्गों की शिक्षा की और उनके अर्थ संबंधी, उनके वित्त संबंधी, उनके फाइनेंस संबंधी जो हित हैं, उनके आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उनकी रक्षा करेगा और उनके आर्थिक हितों की प्रगति करेगा, उनकी उन्नति करेगा और उन पर होने वाले किसी भी तरह के सामाजिक अन्याय को और किसी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा, उनका संरक्षण करेगा। तो इस प्रकार हमारे जो देश का संविधान है उसने अल्पसंख्यकों व कमज़ोर वर्गों के हितों के प्रति प्रशासन से अधिक संवेदनशीलता की अपेक्षा की है और यह जो संवेदनशीलता ही हमारे देश के प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है हमारे देश के प्रशासन की कि हमारे देश के प्रशासन में सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञों से युक्त प्रशासन पाया जाता है। हमारे देश का जो प्रशासन है, भारतीय प्रशासन मूलतः विशेषतः सामान्यज्ञ प्रधान रहा है। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें या आज़ादी के बाद की बात करें तो एक समय ऐसा था जब हमारे देश में ICS का ही वर्चस्व रहा, जिसे आज की बात करें तो आज भी हमारे देश में IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रधानता है। और जो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा है यह एक सामान्यज्ञ लोक सेवा है, ये जर्नलिस्ट है, लोक सेवा है, सामान्यज्ञ लोक सेवा है। और सरकार के जो कार्यों की जो प्रकृति में जो परिवर्तन आया है, जैसे जैसे तकनीक में परिवर्तन आ रहा है और प्रशासन की तकनीक पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोक सेवा में अब वर्तमान में अधिकाधिक विशेषज्ञों की, टेक्नीशियनों की और दक्षों की नियुक्ति अब होने लगी है, एक्सपर्ट्स की नियुक्ति अब होने लगी है। और इसका परिणाम है कि अब प्रशासन में अनेक रूपता देखने में आ रही है। सरकार अब केवल क्लर्कों तथा सामान्यवादियों की नियुक्ति नहीं करती है, अब सरकार केवल क्लर्कों, जो सामान्य प्रकार के जो क्लर्क हैं
और जो सामान्य प्रकार के जो अधिकारी हैं, जर्नलिस्ट अधिकारी हैं, जो सामान्य ज्ञ अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति नहीं करती है। अब सरकार विशेषज्ञों की नियुक्ति करती है, वैज्ञानिकों की नियुक्ति करती है, डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, मनोवैज्ञानिकों की, मानसिक विशेषज्ञों की, कृषि शास्त्रियों की, विधिवेत्ताओं की, सांख्यिकों की आदि की, जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी नियुक्ति सरकार अब करने लगी है। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, हम आईटी की बात करें तो आईटी में और कंप्यूटरों के बढ़ते प्रयोग से भी प्रशासन में तकनीकी कार्मिकों की संख्या में अब लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसलिए अब प्रशासन में, पहले जहाँ प्रशासन में सामान्यज्ञों की बहुतायत थी, सामान्यज्ञों की प्रमुखता थी, अब जैसे जैसे परिवर्तन आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे देश के प्रशासन में अब विशेषज्ञों की भी मांग बढ़ती जा रही है, विशेषज्ञों को भी पर्याप्त महत्व दिया जाने लगा है। अगली विशेषता है हमारे देश के प्रशासन की कि हमारे देश का प्रशासन अब नियामकीय और विकास कार्यों का जो मिश्रण है वो देखने को मिलता है। हमारे देश के प्रशासन में नियामकीय और विकास कार्यों का मिश्रण देखने को मिलता है। नियामकीय यानी ऐसा प्रशासन जो नियम के अनुरूप चलने पर जोर देता है, जो कानून के अनुरूप चलने पर जोर देता है, जो कानून को लागू करने पर जोर देता है, और विकास कार्य यानी विकास कार्यों करने वाला प्रशासन। तो अब हमारे देश का जो प्रशासन है, भारतीय प्रशासन है, उसमें नियामकीय और विकास कार्यों का मिश्रण पर्याप्त मात्रा में देखने पर मिलता है। हमारे देश के प्रशासन में दोनों ही प्रकार के कार्य हैं वो समान प्रकार के अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। यानी हमारे देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दोनों काम करते हैं, वो नियम की प्रकृति के कार्य भी करते हैं और विकास संबंधी कार्य भी उनके द्वारा किए जाते हैं। जो हमारे देश के जो अधिकारी हैं उसमें कुछ विकास के अधिकारी और अलग अलग अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन यह सभी अधिकारी जो हैं वो जो दोनों प्रकृति के अधिकारी काम कर रहे हैं, विकास के प्रति समर्पित अधिकारी भी काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम करने वाले अधिकारी भी काम कर रहे हैं, और नियम कानून को लागू करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन ये सभी का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब जिलाधीश के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। तो जिलाधीश पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, जहाँ एक और उसे कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा राजस्व आदि के कार्य भी करने हैं, और दूसरी ओर उसे पंचायती राज के माध्यम से और पंचायती राज के अधिकारियों के माध्यम से उसको विकास कार्यों का भी समन्वय करना है और विकास कार्यों का भी निरीक्षण करना है और विकास कार्यों को भी अंजाम देना है। इसलिए कलेक्टर जहाँ एक और पंचायत नियाम के कार्यों का निरीक्षण करता है, वहीं दूसरी ओर नियाम के कार्यों को देखता है, उनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, दूसरी ओर विकास कार्यों की जिम्मेदारी भी कलेक्टर के ऊपर होती है। इसलिए वह दोनों ही प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखता है और दोनों ही प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों का सुपरविजन करता है। इसलिए हमारे देश के प्रशासन में नियामकीय और विकास कार्य दोनों ही प्रकार के कार्यों का मिश्रण पाया जाता है। हमारे देश के जो कलेक्टर की बात कर रहे थे, हम कलेक्टर के साथ साथ अगर हम एसडीएम की बात करें, उपखंड अधिकारी की बात करें, हम तहसीलदार की बात करें, तो इन सब पर भी पर्याप्त मात्रा में दोनों ही प्रकृति कार्यों की जिम्मेदारी समान रूप से होती है। अब हम बात करते हैं बढ़ती हुई शक्तियाँ। हमारे देश का जो प्रशासन है उसमें उसकी एक विशेषता यह है भी कि उसकी शक्तियाँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं। प्रशासनिक तंत्र की शक्तियाँ निरंतर लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम 100 वर्षों में अध्ययन करें प्रशासनिक व्यवस्था की, हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था की, तो विशेषकर अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देखें तो लोक प्रशासन का एक अत्यंत विलक्षण पक्ष हमारे सामने आया है कि लोक सेवा की शक्तियों, कार्यों और प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, अत्यधिक तेज़ी से वृद्धि हुई है। हमारे देश की स्वतंत्र भारत की आर्थिक तथा सामाजिक कठिनाइयों ने एक और लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी समाज की धारणा एवं उसकी स्थापना के विचार को बल प्रदान किया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे नियोजित पद्धति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नियोजन के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इसको प्राप्त किया जा सकता है। आज़ादी के पश्चात सरकार ने जो नए नए कार्य और नए नए उत्तरदायित्व ग्रहण किए हैं उसका परिणाम यह हमारे सामने आया है कि अब प्रशासन के महत्व एवं शक्तियों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो गई है। अब जो लोक कर्मचारी, जो पहले के जो लोक कर्मचारी थे, पहले के जो सिविल सर्वेंट थे, पहले के जो अधिकारी थे, आज़ादी से पहले के अधिकारी थे, उनका काम केवल पुलिस व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना नहीं रह गया। उनका कार्य केवल राजस्व अधिकारी के रूप में कर एकत्र करना नहीं रह गया। अब उन्हें अनेक प्रकार के विकास कार्य भी करने हैं और अनेक प्रकार की जो विकास की परियोजनाएं हैं उनको भी लागू करना है। इन सब का परिणाम यह है
कि हमारे देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी शक्तियों में जैसे जैसे कार्यों और दायित्वों में वृद्धि होती जा रही है प्रशासन के, वैसे वैसे प्रशासनिक अधिकारियों में, प्रशासन तंत्र में की शक्तियों में भी वृद्धि होती जा रही है। हमारे देश का जो प्रशासन है वो अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित प्रशासन है। अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना हमारे देश के प्रशासन को लगातार करना पड़ रहा है। अब आज हमारे देश का जो प्रशासन है वो अनेक प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं का सामना कर रहा है। अगर हम देखें, अलग अलग स्तरों पर देखें तो राजनीतिज्ञों और लोक सेवकों के मध्य संबंधों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो राजनीतिज्ञ और लोक सेवक हैं उनके मध्य आपसी संबंधों की अनेक प्रकार की समस्या है, क्योंकि राजनीतिज्ञ अपने हिसाब से शासन को चलाना चाहते हैं और लोक सेवक अपने हिसाब से शासन को चलाना चाहते हैं। तो यह जो दोनों के बीच का टकराव है, यह उनके बीच अनेक प्रकार के संबंधों, अनेक प्रकार के मतभेदों को जन्म देता है, और जिससे प्रशासनिक व्यवस्था के सामने अनेक प्रकार के समस्याओं का जन्म होता है, अनेक प्रकार की समस्याओं का निर्माण होता है। जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो मनोवृत्ति को है राजनीतिक परिवर्तनों के अनुकूल बनाने की समस्या है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनकी मनोवृत्ति अब जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होता जा रहा है, अधिक से अधिक तेज़ी से विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे प्रशासनिक अधिकारियों की मनोवृत्ति भी अब राजनीतिक हितों से प्रेरित होती चली जा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रशासनिक अधिकारियों की जो मनोवृत्ति है वो राजनीतिक परिवर्तनों के अनुकूल बनाने की जो समस्या है वो भी एक नवीन प्रकार की समस्या प्रशासन के समक्ष उभर कर आ रही है। जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य आपसी संबंधों की समस्या भी एक विकट समस्या के रूप में सामने आई है। प्रशासकों के नैतिक चरित्र में गिरावट भी आती जा रही है, और ये नैतिक चरित्र में गिरावट से भी प्रशासन के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म दे रहा है। विभिन्न विभागों में समन्वय की समस्या, विभिन्न विभागों में समन्वय की समस्या, विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के मध्य संबंधों की समस्या, संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन की समस्या, प्रशासन में अपव्ययों को रोकने की समस्या आदि अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना हमारे देश के प्रशासन को करना पड़ रहा है। और इन समस्याओं का निदान आवश्यक है, इन समस्याओं का निदान बहुत ज़रूरी है। इन समस्याओं से जितनी जल्दी हम निजात पा लेंगे, इन समस्याओं जितनी जल्दी अपना छुटकारा पा लेंगे, उतनी तेज़ी से हम अपने देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे लोक कल्याणकारी जो उद्देश्य हैं उसके प्रति अधिक सजग बना पाएंगे, अधिक सचेत बना पाएंगे। हमारे देश के प्रशासन में एक नई तरह की प्रवृत्ति भी उभर कर आई है कि हमारे देश का प्रशासन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होता जा रहा है। हमारे देश की प्रशासन की बात करें तो हमारे देश का जो प्रशासन का जो संगठन है वो हायरार्किकल है, सोपानात्मक है, और इसका अर्थ है कि ऊपर से नीचे तक अनेक अधिकारियों के अनेक वर्ग या सोपान है। वर्तमान में अगर हम हमारे देश के केंद्र शासन की बात करें तो हमारे देश में जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है, जो केंद्र सरकार है वो बहुत अधिक शक्तिशाली होती है, और उसके पास ही अधिकांश निर्णय लेने की और अधिकांश जो शक्तियाँ हैं वो उसके पास ही केंद्रीभूत हैं। इसलिए जो अधिकांश जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो दिल्ली में बैठी हुई सरकार द्वारा लिए जाते हैं, दिल्ली में बैठे हुए प्रशासनिक उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, और वे निचले स्तर पर जो बैठे अधिकारी हैं वो भी अनेकों बार ऐसे मामले होते हैं कि वो स्वयं फैसला नहीं ले पाते हैं, स्वयं फैसला नहीं करते हैं, और वो अपने जो उनके पास मामले होते हैं उन मामलों को वो उच्च स्तरीय अधिकारियों के पास में भेज देते हैं निर्णय करने के लिए, जहाँ से ये मामले और उच्च अधिकारियों के पास जाकर अंत में केंद्र सरकार तक पहुँच जाते हैं। और कोई भी अधिकारी निर्णय लेने में, क्योंकि वे सब यही चाहते हैं कि जो निर्णय है वो केंद्र सरकार द्वारा लिए जाएं, और इस निर्णय लेने में जो देरी है, इससे निर्णय लेने में अनावश्यक देरी होती है, और इसका परिणाम यह होता है कि कई बार अनेक प्रकार के ऐसे जब समय के अनुरूप परिवर्तन लिए जाने चाहिए, यानी जब आवश्यकता हो, तत्काल जब निर्णय लेने की आवश्यकता हो, तब भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण समय पर निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता है। तो इसके उदाहरण जैसे हमारे यहाँ दिए हैं कि या तो बाढ़ का पानी सूख जाए तब बाढ़ से बचाव के निर्णय लिए जाते हैं, जब अकाल की बजाय बारिश का मौसम आ जाए तब अकाल राहत के निर्णय लिए जाते हैं, और जब जिसे राहत देनी जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात उसे राहत देने के आदेश जारी होते हैं। तो इस केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण इस तरह के दुष्प्रभाव हमारे देश के प्रशासन को देखने को मिलते हैं। हमारे देश का जो प्रशासन है
कि जो अगली विशेषता है वो यह है कि अभी भी हमारे देश का प्रशासन पुरानी नियमावली के अनुसार काम कर रहा है, पुरानी कार्य क्रियाविधि के अनुसार काम कर रहा है। हमारे देश के प्रशासन में अभी भी अनेक प्रकार के आउटडेटेड मैनुअल एंड प्रोसीजर्स हैं जो वर्तमान में हैं, जिनके अनुसार हमारे देश का प्रशासन चल रहा है, हमारे देश का प्रशासन को चलाया जा रहा है। इस पुरानी नियमावली के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और काम में गिरावट आती है, काम में रुकावट आती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ 1939 का मोटर वाहन अधिनियम का उदाहरण दिया हुआ है और एक यह भी उदाहरण दिया हुआ है कि जो वित्त मंत्रालय के अनुदान संबंधी ग्रांट जो रूल्स हैं वो यह कहते हैं कि जो एक साल की जो वित्तीय वर्ष में जो राशि स्वीकृत की गई थी वित्तीय वर्ष की, वो वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले उसे खर्च कर देना चाहिए, अन्यथा वो लैप्स हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये मार्च के अंतिम सप्ताह में सरकारों में यह देखने को मिलता है कि सभी विभागों में यह होड़ मच जाती है कि वे किस तरह से उन्हें जो राशि प्राप्त हुई थी अपने अपने मद में, वो प्राप्त राशि को, मद राशि को वो जल्दी खर्च करने की होड़ करते हैं और जिसका परिणाम यह निकलता है कि फिजूल खर्ची को प्रोत्साहन मिलता है और कई बार इस वजह से अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं खरीद ली जाती हैं जिनकी कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं होती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने भारतीय प्रशासन की विशेषताओं का अध्ययन किया है। धन्यवाद।